डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है ये हम देखते हैं काइस के डिस्ट्रीब्यूशन में। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कंपेयर्स द अकरेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स इन अ सैंपल ऑफ डाटा टू डिटरमाइन इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम रिलेशन चेक करते हैं कि क्या उनका आपस में कोरिलेशन है या नहीं है। जिस तरह से हम एक स्टेटमेंट सुनते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। पास या फेल होना एक एट्रीब्यूट है, वर्क हार्ड करना या ना करना ये दूसरा एट्रीब्यूट है। तो हमें पता है कि ये वर्क हार्ड के साथ ही बंदा पास होता है, वर्क हार्ड नहीं करेगा तो पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक एट्रीब्यूट और दूसरे एट्रीब्यूट के दरमियान एक लिंक है। हमें ये जनरल हमारी जो परसेप्शन है वो यही है, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं। उसकी एग्जांपल उसने नीचे दी हुई है, इसको एग्जांपल पर देखने पहले खत्म कर लें। दिस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो इफ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन सम सस्पेक्टेड वेरिएबल। मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। से वी वांट टू नो वेदर ब्रांड प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन एज और नॉट। मतलब ब्रांड हम परचेज करते हैं मार्केट में तो क्या उसका ताल्लुक एज के साथ है कि नहीं है। अगर आपकी छोटी एज है तो शायद आप ब्रांड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे मेच्योर हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, 30 साल या 40 साल आपकी एज हो जाएगी, शायद आप ब्रांड पे डिपेंडेंट ना करें। तो डाटा टू बी टेस्टेड इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन कंटीजेंसी टेबल। जो टेबल होता है टू वे क्लासिफिकेशन का जो टेबल होता है उसको कंटीजेंसी टेबल कहते हैं। इन ए क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कंटीजेंसी टेबल यू मे नीड टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन द एक्चुअल डाटा। हमें ये काम भी करना पड़ेगा। बहरहाल उसकी एग्जांपल पहले नीचे देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से कितने परसेंट आप लोगों को समझ आया और कितने परसेंट नहीं आया। ये हम दोबारा देखते हैं पहले इसको सवाल को। अच्छा, सवाल है आपके सामने एक बुक से एग्जाम्पल ली हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस आइटम्स एट टू डिफरेंट फैक्ट्रीज। दो फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, उससे डाटा लिया गया है। इस सर्विस कैरिड आउट टू डिटरमाइन इफ देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ आइटम्स एंड द फैक्ट्री दैट दे आर मेड इन। सैंपल ऑफ 100 आइटम्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 100 यहाँ पे लिखी हुई टोटल। अच्छा जी, फॉलोइंग रिजल्ट है। फैक्ट्री ए में अनसेटिस्फैक्टरी क्वालिटी है जी 8 और फैक्ट्री बी की है जी 4, टोटल होगी 12। सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी फैक्ट्री ए की है 25 और फैक्ट्री बी की है 27। गुड क्वालिटी 21, 15, टोटल 52, 36, 54 ये हो गए। फैक्ट्री ए के टोटल 54 आइटम सेलेक्ट किए हैं, फैक्ट्री बी के टोटल 46 आइटम सेलेक्ट। द बॉटम लाइन इन दिस टेबल शोज 12% आइटम्स वर अनसेटिस्फैक्टरी। 12% कैसे, टोटल 100 है, 100 में से 12 अनसेटिस्फैक्टरी है टोटल। फैक्ट्री और फैक्ट्री बी की मिला के 12 अनसेटिस्फैक्टरी। 52% वर सेटिस्फैक्टरी, 52 डिवाइडेड बाय 100 52%, एंड 36% वर गुड। तो 36% गुड है, 52% सेटिस्फैक्टरी है और 12% जो है अनसेटिस्फैक्टरी। अब अगला पॉइंट जो लॉजिकली यहाँ पे रेज होता है वो लिखा हुआ आगे। इफ देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ एन आइटम एंड द फैक्ट्री दैट मेड द आइटम, ईच फैक्ट्री वुड एक्सपेक्ट टू हैव अचीव दिस परसेंटेज अक्रॉस देयर प्रोडक्शन। तो हर फैक्ट्री की सेम परसेंटेज होनी चाहिए। अगर तो फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी दो डिफरेंट, हम कहें कि भाई क्वालिटी का ताल्लुक फैक्ट्री के साथ नहीं है, हर फैक्ट्री सेम रिजल्ट देगी, तो इसका मतलब है कि इसकी और इसकी और इसकी और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर हम 50-50 लें, मतलब 50 फैक्ट्री ए के सिलेक्ट करते, 50 फैक्ट्री बी के सिलेक्ट करते, तो ये वाली वैल्यू सबकी सेम आ रही हो क्योंकि फैक्ट्री को से पर हमारा ये पॉइंट है। अब इसको आगे टेस्ट करें। इफ देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन quality of an item and the factory that made the item, each factory would expect to have achieved these percentages across their production। तो हर फैक्ट्री की परसेंटेज सेम होगी प्रोडक्शन की। ठीक है, अब हम चेक करें। दिस रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। एक्सपेक्टेड वैल्यू का तरीका क्या है जी, वो याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये तो ऑब्जर्व, ये जो टेबल आपके सामने दिया गया ना, ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, मतलब जो क्वेश्चन में आपको डाटा दिया जाएगा। अब आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ओके, फैक्ट्री है कॉलम टोटल है 12% और रो टोटल है 54। तो 54 का उसने क्या किया जी 12% ले लिया, मतलब 8 है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी FO। 8 की अगर आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, 8 के कॉलम टोटल, 8 का रो टोटल। 8 के सामने रो टोटल 54 है, 8 का कॉलम टोटल 12 है, तो 54 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.48 आंसर आता है। ठीक है जी, मतलब ऐसे निकालते हैं। रो टोटल है जी 54, कॉलम टोटल है 12, ग्रैंड टोटल है 100। आप ऐसे आंसर निकाल के देख लें। 54 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, 6.48। ठीक है जी, तो 6.48 का आंसर है। अच्छा जी, अब फर्ज करो जी 25 आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, 25 का कॉलम टोटल 52 है,
25 करोड़ टोटल 54 है, तो 52 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आ जाएगा 28.08। इसी तरह से बाकी सबका आंसर आ जाएगा 6.48, 5.52, इस तरह से हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। टोटल वही आ रहा होगा जो पहले आ रहा, 12, 52, 36, 54, 46। ठीक है जी। तो फैक्ट्री ए में 6.48 और फैक्ट्री बी में 5.52 होना चाहिए आंसर, क्योंकि इसका सेम नहीं आ रहा क्योंकि हमने सैंपल दोनों का सेम नहीं सिलेक्ट किया, एक में 54 लिया, एक में 46 लिया। अगर तो ये 50-50 होता तो हमारा आंसर सबका सेम आ रहा होता। ठीक है जी। तो इसलिए इसका 6.48 आ रहा है, 5.5 आ रहा है। अब ये अजम्पशन, इस अजम्पशन पे निकाला गया है कि क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री होना या अनसेटिस्फैक्ट्री होने का ताल्लुक फैक्ट्री ए या फैक्ट्री बी से नहीं है, दोनों फैक्ट्रियों के सेम परसेंटेजेस आएंगे। जो फैक्ट्री ए की परसेंटेजेस हैं वही फैक्ट्री बी की परसेंटेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है। तो लिहाजा एफ ओ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, एफ ई आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, तो पहला काम आपने कर लेना है इस सवाल में। अच्छा जी, अब हमारा कंसेप्ट वही है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है जी? स्टेप नंबर 1, H0 को डिफाइन करना है और H1 को डिफाइन करना है। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में याद रखिएगा हमेशा H0 हमारा होगा देयर इज नो एसोसिएशन। ठीक है, देयर इज नो एसोसिएशन। और H1 होगा जी देयर इज एसोसिएशन अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम लेंगे, क्वेश्चन में अगर दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में ना बताई जाए तो हम अल्फा की वैल्यू 0.05 लेंगे। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्रिटिकल वैल्यू और काई स्क्वायर का फार्मूला और उसकी कैलकुलेशन, जो कि अभी हमें फार्मूला लगेगा जी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इस सब का सम। ओके जी, अब हमने कैलकुलेशन करनी है। एफ आपको दिया हुआ है 8, 4, 25, 27, 8, 4, 25, 27, 21, 15 ये आएंगी वैल्यूज। एफ ई आपने निकाला हुआ है 6.48, 5.52, 25। ये 25 की वैल्यू का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जी 28.08, 27 की है 23.92। ठीक है जी। इस तरह से 21 की आ रही है जी 19.44, 15 की आ रही है जी 16.56। ठीक है जी, ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगला काम आपने क्या करना है जी? एफ ओ माइनस एफ ई। एफ ओ माइनस एफ ई हम करेंगे तो 8 में से 6.48 माइनस करेंगे। 8 माइनस 6.48 या तो 1.52, 4 माइनस 5.52 माइनस 5 माइनस 1.52, लेकिन ये एब्सोल्यूट बार है तो माइनस का साइन को इग्नोर कर देंगे। 25 माइनस 28.08, तो 3.08 आया तो माइनस में माइनस इग्नोर कर देंगे। 27 माइनस 23.92, 3.08 प्लस का वैसे ही आ रहेगा। 21 माइनस 19.44, 1.56 माइनस का इग्नोर कर देंगे। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, जब आपके पास कंटिजेंसी टेबल, ये जो टेबल है 2x2 का हो, तो उसमें एक और करेक्शन भी अप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं जी येट्स करेक्शन। लेकिन चूंकि इसमें 1, 2, 3 कॉलम है और 2 रो है तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये अपना पॉइंट याद रखना है कि अगर 2x2 का कंटिजेंसी टेबल होगा तो उसमें एक और करेक्शन भी आएगी जिसे येट्स करेक्शन कहते हैं, और उस सवाल में हम देखेंगे फिलहाल। अच्छा जी, अब इनका ले लेना स्केयर। 1.52 का स्केयर ले लेते हैं 2.3104, इसका भी वही आएगा। 3.08 का स्केयर 9.4864, इसका भी वही आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। 1.56 का स्केयर 2.4336, ये आ जाता है। अब अगला काम क्या करना है आपने? इसको एफ ई से डिवाइड कर, 4 माइनस एफ ई होल स्केयर ओवर एफ ई। 2.3104 को मतलब इसके डिवाइड कर देना है। 2.3104 डिवाइडेड बाय 6.48, 0.3565, 0.3565, 5.52 से डिवाइड कर देना है। 0.4185, 9.4864 को डिवाइड कर देना है 28.08 से। 9.4864 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 28.08 से। 0.3378 और इसको डिवाइड कर दें 23.92 से। 0.3966 है, 2.4336, 19.44, 0.1252 और इसको डिवाइड कर दें वो 16.56 है। 0.1469 या 0.1470 ये भी कर सकते हैं। अच्छा,
अब इस सारे प्रोसेस को आपने एफ एफ इतने निकाल लिया था, माइनस किया, फिर स्केयर लिया, फिर ये डिवाइड किया। हम इकट्ठा भी कर सकते थे। मैं आपको सिंगल स्टेप में करके दिखा देता हूँ कि इसको सिंगल स्टेप में अगर करना हो तो कैसे करेंगे। 8 माइनस 6.48 डिवाइडेड बाय, इसका लेंगे जी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, इसका लेना स्केयर डिवाइडेड बाय 6.48। ठीक है जी, सिंपल। क्या करना बोला आपने, एफ ओ माइनस एफ ई का स्केयर, मतलब इसमें से ये माइनस किया, स्केयर लिया और एफ ई पे डिवाइड कर दिया। सब कुछ एक ही स्टेप में कर लें आप, तो आपका आंसर आता है जी 0.3565। तो ये 4 स्टेप करने के बजाय 8 इसमें से माइनस करें, स्केयर लें और इस पर डिवाइड कर दें, तो आपके डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाता है। क्योंकि अब आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे इकट्ठे भी लिख सकते हैं, मतलब ये लिख लिया प्लस दूसरी वैल्यू भी यहीं पे लिख दें, क्या जी 4 माइनस 5.52 पावर स्केयर डिवाइडेड बाय 5.5। ठीक है जी, प्लस दोबारा 25 माइनस 28.08 स्केयर 28.08 प्लस 27 माइनस 23.92 स्केयर डिवाइडेड बाय 23 पॉइंट, आगे जी 21 माइनस 19.44 स्केयर 19.44, 15 माइनस 16.6 स्केयर। ठीक है, तो सबको हम इकट्ठा एक स्टेप में जमा कर सकते। 1.78 हमारा आंसर आता है 1.7817 कर लेते हैं जिसको, इकाई स्केयर की हमारी कैलकुलेटर पे गई थी 1.7817 अगर राउंड ऑफ करो, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। स्टेप नंबर 4, याद रखिएगा टेस्ट ऑफ एसोसिएशन या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हम हमेशा वन टेल टेस्ट यूज करते हैं और वो हायर टेल टेस्ट होता है। H नॉट में यहाँ पे कोई इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन का साइन नहीं है, बस आपने ये याद रखना है यहाँ पे, इसका तो हमेशा हायर टेल टेस्ट होता है। जो शेडेड एरिया होगा वो राइट साइड पे आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर का स्केयर अल्फा आएगा, अल्फा बाय 2 नहीं आएगा, अल्फा 0.05 दिया आपको। अब एक मसला यहाँ पे रह गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या यूज होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक मसला है, वो आपने याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस जब आपके पास टेबल आएगा ना, तो टेबल में आपने ऐसे नहीं कर लेना कि आपने वैल्यू काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 कि 6 वैल्यूज है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, नहीं। आपने करना क्या है, आपने देखना नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 3, और नंबर ऑफ रो कितनी, 1 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है यहाँ पे कॉलम -1 इंटू रो -1। कॉलम है आपके पास 3 -1, रो है आपके पास 2 -1, तो 3 -1 हो जाएगा 2 इंटू 2 -1 हो जाएगा 1, तो बस डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी 2। तो 0.05 को 2 में देखेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 के सामने 0.05 का कॉलम, ये 0.05 लिखा हुआ है 2, तुम्हारे पास आता है 5.991, 5.991 हमारा आंसर है जी। मतलब ये जो लाइन लगी हुई है ये है 5.991 की, इसके ऊपर 6 7 8 है और इससे नीचे 4 3 2 1 है। हमारी वैल्यू है 1.78, तो डेफिनेटली 1.78 इस एरिया में फॉल। स्टेप 5, वी एक्सेप्टेड H नॉट, hence we may conclude that H नॉट जब एक्सेप्ट किया है, there is no association between factory and satisfaction level. There is no association between quality of item and the factory debt weight. Association between quality of item and factory debt weight. ये हमारा कंक्लूजन। होपफुली आपको ये काइस के डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला टॉपिक टेस्ट ऑफ एसोसिएशन समझ आया होगा। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।